गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का जो हमारा विषय रहेगा व्याकरण से अध्याय नंबर जो 3 है, संधि। संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, संधि विग्रह क्या होता है, संधि मेल क्या होता है, ये जो अध्याय है इस अध्याय पर हम आज परिचर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत में जानते हैं संधि की परिभाषा, संधि के भेद। ठीक है, तो संधि किसे कहते हैं, संधि संधि का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मिलाप या समझौता। अब मेल मिलाप या समझौता क्या है, मेल मिलाप या समझौते से मतलब है कि जब दो वर्णों को आपस में जोड़ा जाए, या तो वो दोनों के दोनों वर्ण स्वर हो, या दोनों के दोनों क्या हो, व्यंजन हो, या स्वर और व्यंजन हो, या विसर्ग और स्वर या व्यंजन कोई भी हो, तो उसको हम वो जब उन्हें दो को जोड़ देंगे, उन दो के जोड़ने से जो परिवर्तन, उस परिवर्तन से जो हमारे समक्ष आएगा, जो नया वर्ण हमारे सामने आएगा, यानी कि वो नया वर्ण किसी नए शब्द का निर्माण करेगा, उसको ये हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब देखो, आपस में झगड़ा हो जाए, कई बार झगड़ा हो जाता है, लेकिन आखिर में हमें क्या करना पड़ता है, पंचायत में या फिर पुलिस थाने जाकर या फिर किसी रिश्तेदार के कहने पर हम क्या करते हैं, एक दूसरे से समझौता कर लेते हैं। जिस पक्ष के साथ हमारा झगड़ा हुआ है उस पक्ष से हम क्या करते हैं, समझौता कर लेते हैं। और ये जो समझौता है, ये समझौता ही क्या होता है, ये इस समझौते को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको, जैसे मान लीजिए आप और हम कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, कोई व्यवसाय हमने शुरू कर दिया, बिजनेस हमने शुरू कर दिया, और बैंक में, किसी भी बैंक में, प्राइवेट या सरकारी बैंक में हम ज्वाइंट अकाउंट ओपन कराते हैं, तो उसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर वो ज्वाइंट अकाउंट जो ओपन कराया हमने, यानी कि उसमें कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ी, दो की, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ी, दो व्यक्तियों की। तो वो जो ज्वाइंट ज्वाइंट कराया, ज्वाइंट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ मेल मिला, समझौता। ऐसे ही पहले जब राजा महाराजा किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण कर देते थे, या कोई राजा किसी भी सेना को परास्त कर देता था, किसी राजा किसी दूसरे राजा की सेना को परास्त कर देता था, तो उस समय क्या करते थे वो, फिर अंत में क्या करते थे, अगर युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता था तो अंत में वो एक दूसरे के साथ संधि कर लेते थे। वो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई शर्त होती थी दोनों राजाओं के बीच, दो देशों के बीच, दो प्रदेशों के बीच। उस समझो, उस वो जो संधि की है उन्होंने, वो जो संधि की है वो दो राजा महाराजों ने, उसमें वो कुछ ना कुछ शर्त रख देते थे, उस शर्तों के अनुसार उन्हें फिर से क्या हो जाता था, मेल मिलाप हो जाता है, वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे। ठीक है, वही बात इसमें है, संधि में, वही इस बात में है संधि में, कि इसमें भी दो वर्ण क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद वो जब जुड़ेंगे, जुड़ने से किसी नए, यानी कि किसी तीसरे वर्ण का निर्माण होगा, यानी कि परिवर्तन से जो कुछ हमारे सामने आया है, परिवर्तन से वो दो वर्णों को जोड़ने के बाद जो परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन से जो कुछ भी हमारे समक्ष आया है उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, अब इसको अंग्रेजी में संधि को, ये जो संधि शब्द है, संधि शब्द को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग, JOINING। ठीक है, ज्वाइनिंग, ये संधि शब्द का अर्थ है। तो ये सॉरी, संधि को अंग्रेजी में ज्वाइनिंग कहते हैं। और संधि का जो अर्थ हुआ, संधि का अर्थ हो गया समझौता, समझौता। अगर दूसरा अर्थ देखें इसका, मेल, समझौता, मेल। ठीक है, इस तरीके से हम
इसको तीसरे रूप में भी ले सकते हैं, यानी कि तीसरा इसका अगर देखें तो जोड़, यानी कि जोड़ इससे मतलब है कि दो वर्णों को जब हम आपस में जोड़ेंगे और जोड़ने से उन दो वर्णों को जोड़ने से जिस तीसरे वर्ण का निर्माण होगा वो किस रूप में जाएगा, वो किसी ना किसी नए शब्द का निर्माण करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, ये तो थी सामान्य बात। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे पुस्तक जमा आलय, पुस्तक जमा आलय। अब देखो इसमें वो दो वर्ण कौन कौन से देखने होंगे हमें, ऐसे कौन से दो वर्ण हैं जिनको जोड़ने से क्या आ जाए, जिनके जोड़ने से तीसरा वर्ण निकलता हो, यानी कि विकार उत्पन्न होता हो। यही चीज हमें देखनी है, यही चीज देखनी है। ये चीज अगर हमें समझ आ गई तो ये सोच लीजिएगा, ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये बिल्कुल ही समझ आ जाएगा। अब ये दो वर्ण कौन कौन से होते हैं, हमारे समक्ष दो शब्द है इस समय, तो ये इसमें जो अंतिम वर्ण है, इस पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखना है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखना है। ठीक है, और दूसरे शब्द का शुरुआती वर्ण देखना होगा, यानी कि यहां से हमने क्या उतार लिया क, और यहां से क्या आ गया आ, यहां से क्या आ गया आ। ठीक है, तो अब बात ये बन गई, ये जो दो वर्ण हैं, इन दो वर्णों के जोड़ने से तीसरा वर्ण क्या बनेगा। अब देखो, अब इस समय ये जो क है, इस क में क्या है, इसमें अलंत नहीं है, लेकिन इसके जब टुकड़े करेंगे, यानी कि इस समय इसमें स्वर शामिल है, इसमें क्या शामिल है, स्वर शामिल है। तो जब इसके टुकड़े करेंगे तो टुकड़े करने पर इसमें से क्या बाहर निकल जाएगा, ओ, क्या बाहर निकल जाएगा, ओ। तो ओ जमा ओ, तो ये दोनों आपस में जुड़ गए। अब इन दोनों को जोड़ने से तीसरे जो वर्ण का निर्माण हुआ वो क्या हो गया, ओ। तीसरा क्या आ गया हमारे पास, ओ, इन दोनों के जोड़ने से, यानी कि ये अगर यहाँ पर स्वर शामिल नहीं है, इसमें अलंत है, अलंत है यहाँ पर, और इधर कोई भी व्यंजन है या स्वर है, तो ये सोच लीजिएगा कि वो व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें से हमने क्या निकाल लिया, क में से अ को बाहर निकाल लिया, और इधर हमारे समक्ष क्या है, अ, तो इन दोनों को जोड़ने से क्या आ गया, अ। ठीक है, तो ये जब जोड़ेंगे, यानी कि दो का, इन दो का जो मिलाप करेंगे, इन दो का क्या करेंगे, मेल करेंगे, या इन दो को के बीच में समझौता करेंगे, या इन दो को जोड़ेंगे, तो तीसरा क्या आ गया हमारे पास, अ। और आखिर अ की क्या है, अपनी मात्रा होती है, अ की क्या होती है, अपनी मात्रा खड़ी पाई की भांति। तो क्या बन जाएगा इसका, क्या बन जाएगा, ये दोनों मिलकर क्या बन गए, किसका रूप धारण कर लिया, अ की मात्रा का रूप धारण कर लिया, क्योंकि अ की तो अपनी कोई मात्रा नहीं होती, बाकी सभी 10 स्वरों के अपनी अपनी मात्राएं होती है। तो ये क्या बन जाएगा इसका, पुष्पकाल्य, क्या बन जाएगा, पुष्पकाल्य। ठीक है, क्या बन गया इसका, पुष्पकाल्य। ये अब ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल आप जैसे विद्या जमा अल्य, विद्या जमा अल्य, विद्या जमा आल्य, विद्या जमा आल्य। अब सिर्फ आपको क्या चीज देखनी है इसमें संधि में, ये जो आपके सामने पहला जो शब्द आया है और दूसरा जो शब्द आया, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का शुरुआती वर्ण, ये चीज देखनी है। बस इन दो को आप नीचे उतार लीजिएगा, और इन दो के जोड़ से, इन दो के समझौते से, इन दो के मेल से ही नए वर्ण का निर्माण होगा। और वो जो नया वर्ण जी इन शब्दों में जब जुड़ जाएगा तो वो एक तरह से क्या हो गया, संधि का रूप धारण कर लेगा, यानी कि एक नए शब्द का निर्माण हो जाएगा हमारे साथ। ठीक है, अब इसमें से अगर उतारे विद्या में, तो किसकी मात्रा इसमें, ओके, किसकी मात्रा शामिल है,
ओ की, और इधर इस शब्द से आले से अगर ले, आले से क्या आ गया ओ, तो इधर भी ओ आ गया और इधर भी ओ, यानी कि ओ जो ओ, तो क्या बन जाएगा ओ बन जाएगा। ये ओ कैसे बना, ये अभी आगे आपको ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका विद्यालय, क्या हो जाएगा विद्यालय, ठीक है। ठीक है भाई, ऐसे ही राजा जमा इस, राजा जमा इस, राजा जमा इस। अब इसमें से क्या उतारा हमने, क्या उतार दिया इसमें से अंतिम में, अंतिम वर्ण क्या हमारे पास आ की ओ की मात्रा के रूप में है, तो यहां से इसका वास्तविक रूप ले लिया, और यहाँ पर इस शब्द में शुरुआती जो वर्ण है वो क्या है ई, तो इधर से क्या उतार दिया हमने ई उतार दिया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों वर्णों को जोड़ने से क्या बन जाएगा ए, क्या बन जाता है ए, और ए की क्या होती है अपनी मात्रा होती है ये, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इसका, इन दोनों को जोड़ेंगे यानी कि ओ जो ई, तो ए बन गया, यानी कि तीसरा जो वर्ण आया हमारे सामने ए के रूप में आया, ए की अपनी मात्रा होती है, तो क्या बन जाएगा इसका राजेश, क्या बन जाएगा राजेश, ठीक है। ये यहाँ से इसकी समाप्ति होने के बाद इसने किसका रूप धारण कर लिया, ए का रूप धारण कर लिया, दोनों की समाप्ति होने पर ए का रूप धारण कर लिया, और ए की अपनी मात्रा होती है, ठीक है। जैसे और बताऊं आपको, कवि, कवि जमा में इंदर, कवि जमा इंदर। अब यहाँ पर थोड़ी सी समस्या आ गई, हमारे समस्या क्या है, अब इसमें तो आप अंतिम वर्ण कभी ये देखना शुरू कर दो, क्योंकि इससे पहले तो क्या ये ई की मात्रा के रूप में है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका ई, क्या हो गया ई, यानी कि लघु रूप में आ गया, और इधर से भी हमने क्या उतार लिया ई उतार लिया, यानी कि अब ई जमा ई, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई, यानी कि इसका दीर्घ रूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका दीर्घ रूप हो जाएगा, और इसकी अपनी क्या मात्रा होती है दीर्घ रूप की, ये मात्रा होती है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इसका, क्या बन जाएगा कविंदर का, कविंदर, यानी कि ऐसे लिख देंगे हम कविंदर, ठीक है। एक ही मात्रा के रूप में यह हमारे समझ आएगा। अब दूसरा और एग्जांपल देखिएगा, मने जमा रथ, मने जमा में रथ, मने जमा रथ, मने जमा रथ, ठीक है। अब समस्या ये है कि इसमें इस पहले शब्द में अंतिम वर्ण क्या देखे, अंतिम वर्ण हम क्या देखेंगे यहाँ पर विसर्ग देखेंगे, विसर्ग भी तो वर्ण ही है, तो अब ये फिर क्योंकि विसर्गों का जो उच्चारण है वो कहाँ से होता है कंठ से, गले से, गले से होता है विसर्गों का, और विसर्गों का उच्चारण किसकी भांति होता है की भांति होता है, किसकी तरह होता है की तरह। तो यहाँ से तो ले लिया हमने विसर्ग, और यहाँ पर क्या आ गया, इधर से उतार लिया रो, इधर से क्या आ गया रो, तो नियम ये कहता है विसर्गों के बाद अगर र आ जाता है तो ये किस में बदल जाएगा ओ में, विसर्ग किस में बदल जाएंगे ओ में, तो क्या बन जाएगा इसका मनोरथ, क्या बन जाएगा मनोरथ, ठीक है भाई मनोरथ। इतनी बात समझ आई है। तो ये जो 4-5 दृष्टांत मैंने आपको बताए हैं, इसी तरीके से हमें ये जितने इसके संधि के भेद है वो सभी हम इसी तरीके से करते जाएंगे नियमानुसार। अब बात आती है संधि के कितने भेद हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, कितने भेद हैं संधि के 3 भेद हैं, कितने भेद हैं 3, ठीक है। तो 3 कौन कौन से हो गए, 3 भेद हो गए, पहला हो गया सर्वसंधि और सर्वसंधि, सर्वसंधि, ठीक है।
और दूसरा आपका हो गया व्यंजन संधि। क्या हो गया? व्यंजन संधि। और तीसरा आपका हो गया विसर्ग संधि। विसर्ग विसर्ग संधि। ठीक है, ये 3 भेद हो गए संधि के। ये किसके भेद हो गए? संधि के। ठीक है, यानी कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन 3 के अनुसार ही हम चलेंगे। ये जो 3 भेद हैं, इन 3 भेदों के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। अब बात आ जाती है स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि होती क्या है? स्वर संधि के बारे में कैसे पहचान करेंगे? स्वर संधि यानी कि नियम ये है कि स्वरों के बाद जब स्वर आ जाता है, स्वरों के बाद स्वर आने से उसमें जो भी विकार या जो भी परिवर्तन होगा, जो भी बदलाव होगा, यानी कि बदलाव के साथ जो नया स्वर आया है हमारे पास, ठीक है, उसको ही हम क्या कहते हैं? उसे ही स्वर संधि कहते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि वो होती है जिसमें स्वरों के बाद स्वर आए, स्वरों के बाद स्वर आ जाता है। स्वरों के बाद क्या आए? स्वर आए। तो उस स्वरों के बाद स्वर आने से जो भी विकार या जो भी परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। उस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? स्वर संधि। ठीक है भाई। अब इसके जो स्वर संधि के एग्जाम्पल अगर आप देखो, जैसे ये है, क्या नाम है? नर जमा इस, नर जमा में इस। अब इसमें देखिएगा, अब इसमें स्वर कैसे आए? अब रो के टुकड़े करेंगे, इधर से तो इसका अंतिम वर्ण है, र ले लिया, इधर से ये दीर्घ रूप में है ये, तो यहाँ पर इसके अगर टुकड़े करेंगे रो के, तो इसके पैर में अलंत लगा देंगे। और अलंत जब लगा देंगे किसी भी व्यंजन वर्ण में, तो ये सोच लीजिएगा उसमें से जो ए की साउंड है वो खत्म हो गई, यानी कि जो स्वर है वो स्वर उसमें है ही नहीं, बगैर स्वर के है, बगैर स्वर के। ये पहचान होती है इसकी। और संस्कृत के शब्दों में अधिकतर प्रयोग होता है अलंत। ठीक है, पिछले अध्याय में हम ये बातें कर भी चुके हैं। अब इसमें से क्या निकाल लिया हमने? क्या निकाल लिया? और अब यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या हो गया हमारा? और यहाँ से शुरुआती वर्ण क्या हो गया? ई। यहाँ से क्या आ गया? ई। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ओ और ई को जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा? ओ और ई को जोड़ने से ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए। क्या बन जाएगा? ए। ठीक है। अब ए की अपनी क्या होती है? मात्रा होती है। ए की अपनी क्या होती है? मात्रा। तो क्या बन जाएगा इसका? नरेश। क्या बन जाएगा? नरेश। ठीक है। दूसरा दृष्टांत देखिएगा, इसी से स्वर संधि से संबंधित। रा का जमा इस, रा का जमा में इस, रा का जमा में इस। अब यहां से ये जो रा का शब्द है, इसमें अंतिम वर्ण क्या है? ओ। क्या है? ओ। अब ओ की क्या है? इसका वास्तविक रूप हमने ले लिया। ठीक है, ये क्योंकि ये तो मात्रा के रूप में प्रयोग हुआ है। और यहां से क्या ले लिया हमने? ई। क्या ले लिया? ई। तो ये इसका दीर्घ रूप है। ठीक है, और इस तरीके से आप इन दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ने से नए वर्ण का निर्माण हुआ ए। नए वर्ण का निर्माण क्या हुआ? ए का। तो क्या बन जाएगा? ये जब जीस की अपनी मात्रा होती है, तो जिन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? मात्रा लगा के, यानी कि ये जो मात्रा के रूप में आया है, तो क्या बन जाएगा इसका? राकेश। क्या बन जाएगा? राकेश। ठीक है भाई। अब ये तो बात थी संधि के दृष्टांतों से संबंधित। अब दूसरी बात आती है व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि की, व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि किसे कहते हैं? यानी कि स्वरों के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन, और स्वरों के नहीं, व्यंजनों के बाद, व्यंजन के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आ जाए, व्यंजन के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आए,
और उसमें जो भी विकार या जो भी परिवर्तन, जो भी बदलाव, जो भी उसमें नया कुछ देखने को मिलेगा, उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। अब देखिए उदाहरण देख लीजिएगा, जगत, जगत जमा में इस, जगत जमा में इस। अब इसमें क्या दोनों के दोनों वर्ण क्या है? अब इसमें यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, लेकिन पैर में, तो के पैर में क्या है? हलंत है। तो अब देखिए यहाँ से व्यंजन वर्ण तो उतार लिया, क्या उतार लिया? तो। और यहाँ पर क्या आ गया? ई। यहाँ पर स्वर शामिल है, इस शब्द में स्वर शामिल हो गया और इसमें व्यंजन। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? दो। क्या बन जाएगा? दो। तो अब जब हम ये जो दो है, इसको इसमें इसकी जगह प्रयोग करेंगे, तो की जगह। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दय के रूप में जाएगा। तो क्या बन जाएगा? जगदीश। क्या बन जाएगा? जगदीश। यानी कि ई ने किसका रूप धारण कर लिया? अपनी मात्रा का रूप धारण कर लिया, और दय के पैर से अलग बन जाएगा। ठीक है, दय के पैर से अलग करके ये अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया इसने, तो क्या हो गया इसका? जगदीश। दूसरा एग्जांपल देखिए, सत्य जमा में जन, सत्य जमा में जन, सत्य जमा में जन। अब इसमें भी क्या है? अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर व्यंजन है, व्यंजन वर्ण है, और यहाँ पर भी क्या है? व्यंजन वर्ण ही है। यानी कि व्यंजनों के बाद व्यंजन आ जाए तो भी व्यंजन संधि होती है, या व्यंजनों के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो भी व्यंजन संधि होती है। अब इसमें व्यंजन के बाद व्यंजन आ गया। अब नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि तो के बाद अगर ज आ जाता है, तो के बाद अगर ज आ जाता है, तो ये जो तो है ये किस में बदल जाता है? ज में। किस में बदल जाता है? ज में। अलग अलग जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से ये जब यहाँ इस शब्द में प्रयोग होगा, तो जब इसके पैर से अलग हटाएंगे तो इसकी खड़ी पाई हट जाएगी, और ये अपने यहाँ पर अर्ध रूप में प्रयोग होगा। किस रूप में प्रयोग होगा? अर्ध रूप में। तो क्या बन जाएगा इसका? सज्जन। क्या बन जाएगा? सज्जन। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, उत जमा में चारण, उत जमा में चारण। ठीक है, उत जमा चारण। अब देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ठीक है, और यहाँ से क्या ले लिया हमने? यहाँ से ले लिया हमने जो। ठीक है, यानी कि व्यंजन वर्ण आ गया हमारा। क्या आ गया? व्यंजन वर्ण आ गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर नियम क्या कहता है? ओ के बाद अगर च आ जाता है, तो ये जो तो है ये किस में बदल जाता है? ये च में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? च में। और जब इसके पैर से हलंत हटाएंगे तो खड़ी पाई हट जाएगी, तो ये अर्ध रूप में यहाँ पर तय का रूप धारण कर लेगा, तय की जगह ले लेगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसका उच्चारण। क्या बन जाएगा इसका? उच्चारण। ठीक है भाई, उच्चारण। तो ये है व्यंजन संधि के नियम। अब आगे चलेंगे हम विसर्ग संधि पर। कौन सी संधि रह गई? विसर्ग। विसर्ग में क्या है? विसर्ग की जो परिभाषा है वो बनेगी कि अगर स्वरों के, विसर्गों के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आ जाता है, विसर्गों के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम विसर्ग संधि। उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था, जैसे मने जमा रथ, मनोरथ। जैसे क्या बताया था? मने जमा रथ, क्या हो गया? मनोरथ। जैसे तपय जमा भूमि, तपो भूमि, तपय जमा भूमि, तपो भूमि। जैसे मने जमा हर, मनोहर, मने जमा हर, मनोहर। ऐसे ही जैसे मने जमा नीत, मनोनीत। ऐसे ही पया जमा धीर, पयोधर। ठीक है, इस प्रकार के जो ये सब विसर्गों के बाद
कहीं ना कहीं किस रूप में आते हैं ये, या तो आएंगे स्वर के रूप में, या आएंगे ये वर्ण व्यंजन के रूप में विसर्गों के बाद, तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मने जमा हर, मने जमा हर, या मने जमा रथ, मने जमा में रथ, ठीक है। यानी कि यहाँ पर विसर्ग आ गई और अंतिम वर्ण क्या है हमारा विसर्ग है, और इस शब्द का शुरुआती वर्ण क्या है, इधर अ और इधर र है, तो क्या हो जाएगा ये। अब देखिए नियम ये कहता है अगर विसर्गों के बाद आ जाता है तो ये विसर्ग किसका रूप धारण कर लेते हैं, ओ का रूप धारण कर लेते हैं। अगर विसर्गों के बाद क्या आ जाए, विसर्गों के बाद र आ जाता है रो, तो भी ये किसका रूप धारण कर लेते हैं, ओ का रूप धारण कर लेते हैं। किसका रूप धारण कर लेते हैं, ओ का। तो ये क्या हो जाएंगे, इसका क्या बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो विसर्गों के बाद व्यंजन आ गया अवर्ण, यानी कि उस वर्ण आ गया, उस व्यंजन आ गया हमारे पास, और यहाँ पर विसर्गों के बाद अंतस्थ वर्ण आ गया या र ल, यो र ल ओ, यानी कि अंतस्थ र क्या तो स्वरों का होता है, ये व्यंजनों का होता है, यानी कि ये बीच का होता है, ठीक है। तो उसे हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अब इसमें क्या हो गया, मनोरथ, इसका क्या बन गया मनोरथ, और इसका क्या बन गया मनोहर, मनोहर, यानी कि ओ जो ओ वास्तविक रूप में आया है, इसने क्या कर लिया अपनी मात्रा के रूप में प्रयोग हो गया। ये किस रूप में प्रयोग हो गया, मात्रा के रूप में प्रयोग हो गया मनोरथ, ये सॉरी ओ, ठीक है। ये किस रूप में प्रयोग हो गया, अपनी मात्रा के रूप में प्रयोग हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ओ की क्या आ गई, मात्रा आ गई, तो क्या बन गया इसका मनोहर, इसका क्या बन गया मनोरथ। तो ये तीन भेद हैं इसके, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है, स्वरों के बाद कोई भी स्वर आ जाता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन संधि व्यंजनों के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आ जाता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि क्या है, विसर्गों के बाद क्या आ जाए, कोई भी विसर्गों के बाद कोई भी स्वर आ जाए या कोई भी व्यंजन आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आई। अब आगे चलिएगा, आगे चलते हैं हम इनके भेदों पर। स्वर संधि के कितने भेद हैं, व्यंजन संधि के कितने नियम है, विसर्ग संधि के कितने नियम है। अब 8 या 9 नियम तो है विसर्ग संधि के, 17 या 18 नियम है व्यंजन संधि के। और जो स्वर संधि है, स्वर संधि के कितने भेद हो गए, स्वर संधि के भेद हो गए 5। कितने भेद हो गए, 5 भेद। और ये 5 भेद कौन कौन से हो गए, पहला हो गया हमारे पास दीर्घ रूप में, दीर्घ स्वर संधि, पहला क्या हो गया दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दूसरा गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, ठीक है। तीसरा हो गया वृद्धि स्वर संधि, तीसरा क्या हो गया वृद्धि स्वर संधि, ठीक है भाई। और चौथा क्या हो गया अयादी, अयादी स्वर संधि। और पांचवा हो गया हमारा, यण स्वर संधि, पांचवा क्या हो गया यण स्वर संधि। ये 5 भेद है। अगर आप इन्हें आगे पीछे भी लिख देते हो कोई वो नहीं है, इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, ये नहीं है कि गलत माना जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर यण आए और यहाँ पर 5वें नंबर पर अयादी आए और आप कंफ्यूजन पैदा करो मन में कि नहीं यार ये तो गलत हो गया। ये जो नाम है नाम सही होने चाहिए, कर्म इनका ऊपर नीचे आप रख सकते हो, ठीक है। तो इसके कितने भेद हो गए, स्वर संधि के हो गए 5 भेद। पहला कौन सा हो गया दीर्घ स्वर संधि, पहला कौन सा हो गया दीर्घ। दूसरा कौन सा हो गया गुण,
तीसरा कौन सा हो गया, वृद्धि। चौथा कौन सा हो गया, अयादि। और पांचवा कौन सा हो गया, पांचवा हो गया हमारा यंग स्वरसंधि। यानी कि यंग को हम चौथे क्रम पर भी रख सकते हैं, और वैसे भी यंग चौथे ही क्रम पर आता है। ठीक है, तो ये 5 वेद हो गए। कितने वेद हो गए ये इसके स्वरसंधि के, 5। तो सर्वप्रथम हम करेंगे दीर्घ स्वरसंधि को। कौन किसको करेंगे, दीर्घ स्वरसंधि को। ठीक है, अब देखिएगा, दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है विशालकाय, बहुत बड़ा, जो विस्तृत हो, फैला हुआ हो, काफी वो जगह ली हो जिसमें, दीर्घ। ठीक है, दीर्घ का मतलब हो गया बड़ा, दीर्घ का मतलब क्या हो गया, बड़ा। ठीक है, तो इसमें बड़े से मतलब क्या है, बड़े से मतलब इसमें इस दीर्घ के 3 नियम है। कितने नियम है इसके, 3। कितने नियम है इस दीर्घ के, 3 नियम है। ठीक है भाई, कितने नियम हो गए, 3। अब ये 3 नियम कौन कौन से हैं, आ, ओ, ई, उ, आ, ई, उ। ठीक है, ये 3 नियम है किसके, ये 3 नियम है दीर्घ स्वर संधि के। किसके, ये 3 नियम है दीर्घ स्वर संधि के। अब इसमें ये कैसे खोल कर बताएंगे हम, ये कैसे जानेंगे, अनि, ई, अ, ई, उ। हाँ, तो गलती से लिखा गया इसमें। अब देखो, इसको अगर खोल के जाने, इसको विस्तृत तरीके से जाने, तो इसमें ये विस्तृत तरीके से ऐसे आएंगे। अगर ओ के बाद, ओ के बाद क्या जाता है, ओ हो जाता है, तो ये किसका रूप धारण कर लेता, ओ का। यानी कि ये दीर्घ हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास, दीर्घ रूप में आ गया ये। ठीक है भाई, ये किस रूप में आ जाएगा हमारे पास, दीर्घ रूप में। ठीक है, यानी कि आप सीधा ऐसा कुछ भी आप जानने की कोशिश मत करो, सिर्फ सीधा आपने ये जानना है। पहला नियम क्या है, ओ, ई, उ। और वो तो लघु रूप में मैंने आपको बताया था 3, ओ, ई और उ। ये तीनों के तीनों लघु रूप में बताए गए। और लेकिन दीर्घ रूप जो इसके बनेंगे, ओ, ई और उ, ये 3 रूप इसके बन जाएंगे दीर्घ रूप में। ठीक है, तो ये 3 रूप इसके दीर्घ रूप में बनेंगे, दीर्घ स्वर संधि में। ठीक है, अब देखो इसमें जो नियम है, पहला, ओ के बाद अगर ओ आ जाता है तो आ में बदलेगा। अगर ओ के बाद आ जाता है तो किस में बदलेगा, आ में बदलेगा, ओ में। अगर ओ के बाद, ओ के बाद, ओ के बाद क्या आ जाता है, आ जाता है, तो भी किस में बदलेगा, आ में। ठीक है, अगर ओ के बाद क्या आ जाए, देखो, ए के ओ के बाद ए आ जाता है तो आ में, ए के बाद आ जाता है तो आ में, आ के बाद अगर क्या आ जाता है, आ जाता है, तो भी किस में बदलेगा, आ में। अगर आ के बाद आ जाता है तो भी किस में बदलेगा, आ में। यानी कि ये 4 बातें हैं इसमें। पहला क्या नियम है, पहला ए के बाद, ओ के बाद अगर आ जाता है तो किस में बदलेगा, आ। ठीक है, ए के बाद अगर आ जाता है तो भी किस में बदलेगा, आ में। अगर आ के बाद आ जाता है तो भी किस में बदलेगा, आ में। अगर आ के बाद ए आ जाता है तो भी किस में बदलेगा, आ में। ये 4 नियम है इसके, किसके, संधि के। कौन सी संधि के, दीर्घ स्वर संधि के। दीर्घ स्वर संधि का ये पहला नियम है। यानी कि पहले नियम के भी कितने नियम हो गए, 4 हो गए। पहले नियम के भी कितने नियम हो गए, 4। अब एग्जाम्पल बताता हूँ आपको इसका। एग्जाम्पल अगर वही उठाए सामान्य सा, जो आपको लंबे समय तक याद रह सकता है, पुस्तक जमा अल्लेह, पुस्तक, पुस्तक जमा अल्लेह, पुस्तक जमा अल्लेह। अब देखो इसमें अगर हम ये नियम ले, यानी कि अंतिम वर्ण ये देखे और शुरुआती वर्ण ये देखते हैं, तो अंतिम वर्ण हमारा क्या है, ओ। ठीक है, और शुरुआती वर्ण हमारा क्या है, ओ। लेकिन यहाँ पर जब इसके क के टुकड़े करेंगे तो इसमें अलग अलग कर
अलंत लग जाएगा और इसमें से जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आ गया के बाद आ गया, के बाद क्या हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये किसका रूप धारण कर लिया, का किसका रूप धारण कर लिया, इसने का रूप धारण कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो नियम आए थे हमारे, 4 नियम आए थे। 4 नियम कौन कौन से थे, के बाद अगर जब तक तो आ में, यानी कि उसमें से ये एक नियम आ गया हमारे पास। ठीक है, के बाद आ गया, के बाद क्या आ गया, आ गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम दीर्घ स्वर संधि। उसे क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर संधि। अन्य एग्जाम्पल बताऊं आपको इसका, इसी का अन्य एग्जाम्पल बताऊं, जैसे बार बार हम करते रहे और करते भी आए हैं, विद्या जमा अल्य, विद्या विद्या जमा अल्य, विद्या जमा अल्य। अब देखो इसमें से अंतिम है और वास्तविक रूप ले लिया, और यहाँ से क्या आ गया इसका, यहाँ से ये अपने वास्तविक रूप में है, यानी कि नियम क्या कहता है, अ के बाद अगर अ आ जाता है तो ये किस में बदलेगा, अ में ही बदल जाएगा, यानी कि इसका दीर्घ रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका दीर्घ रूप हो जाएगा। ठीक है, और अ की क्या होती है, अ की अपनी खड़ी पाई की भांति मात्रा होती है, तो ये लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका, विद्यालय। क्या बन जाएगा, विद्यालय। ठीक है भाई, इसको आवरण भी बोलते हैं, आवरण, और इसे क्या बोलते हैं, अवर्ण या आवरण भी बोलते हैं। अब इसको ये जो के बाद आ जाता है, इसको आवरण भी बोलते हैं। अब आगे चलिएगा, दूसरा जो नियम है इसका, दूसरा नियम ई वर्ण। दूसरा नियम क्या है, ई वर्ण, यानी कि इसका जो लघु रूप है ई और ई, अगर ई के बाद ई आ जाता है, यानी कि लघु के बाद दीर्घ रूप आ जाए, तो भी ये किस में बदलेगा, दीर्घ रूप में ही रहेगा, यानी कि इसका दीर्घ रूप क्या हो जाएगा, ई। क्या हो जाएगा, ई। ठीक है, यानी कि इसको हम हल्के से बोलेंगे, इसके साउंड हल्के से लाइटली होगी, और इस पर बलाघात जाएगा, इस पर जोर जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा जो नियम है, यानी कि अगर हम ये इस तरीके से ले तो भी ठीक है। आगे अगर दीर्घ रूप, इसके जो ये दीर्घ रूप है, दीर्घ रूप के बाद अगर इसी का दीर्घ रूप आ जाता है, ई के बाद अगर ई आ जाता है, ई के बाद अगर ई आ जाता है, तो भी किस में बदलेगा, ई में ही बदलेगा। ठीक है, यानी कि दीर्घ रूप में बदला जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा, अगर ई के बाद, ई के बाद क्या आ जाता है, इसका लघु रूप आ जाता है ई, तो भी ये किस में बदलेगा, अपने दीर्घ रूप में बदलेगा। अगर इसका जो लघु रूप है ई, और ई के बाद क्या आ जाता है ई, तो भी ये किस में बदलेगा, अपने दीर्घ रूप में बदल जाएगा, यानी कि दीर्घ रूप क्या हो गया इसका, ई। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल देखिए ये, जैसे